एससी बोलने में शर्म आ रही है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एससी कम्युनिटी से हैं तो हम उठा रहे हैं, तो अगर हमसे महसूस भी कराया जा रहा है तो गलत नहीं है मेरे में। देखिए अभी देखिए मेंटालिटी कैसा है। पिताजी के नाम भी कुमार आगे है, तो फिर 2-3 बार मेरे को रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एससी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उसमें बताइए, उसमें इतना खून खोल गया था। उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। 2 बार नाम पूछा गया, मेरा 2 बार नाम पूछा गया। धर्मेंद्र कुमार बोला मैंने। धर्मेंद्र कुमार के आगे क्या पीछे क्या? थोड़ा आप अपना नाम बताइए। आदित्य। पूरा नाम बताइए। आदित्य यादव। आदित्य। ये भाई समाजवादी छात्र सभा से। अरे भाई एक समाजवादी, हम झारखंड से आते हैं। एक मिनट, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपको एक बार नाम नहीं आपको एक लाइव एग्जांपल मिला। एक दफे बशीर बद्र साहब को न जाने क्या सूझा और कहा कि दिल की बस्ती है पुरानी दिल्ली, जो गुजरा उसी ने लूटा है। बात ठीक कही उन्होंने, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो लड़ाई रही उसमें चाहे गुलाम वंश हो, चाहे सैयद रहे हों, चाहे तुगलक रहे हों, चाहे खिलजी रहे हों, चाहे मुग़ल आए, चाहे अंग्रेज़ आए, हर किसी ने दिल्ली को अपने अपने तरीके से लड़ा, जीता और लूटा, और कई बार यहीं पे बस गए, यहीं खाक भी हुए। लेकिन अब वो ज़माना है नहीं, ज़माना है लोकतंत्र का, और लूटपाट अब चलती नहीं है, क्योंकि अब आपको चाहिए वोट, और वोट के लिए चाहिए जनता का साथ। जनता का साथ मिलता है तभी बनती है सरकार। और सरकार की जो पहली सीढ़ी होती है, जो आप कहते हैं विधायक बनने जा रहे हैं या फिर सांसद बनने जाते हैं, उसकी शुरुआत होती है छात्र संघ के चुनाव से। छात्र संघ में जो जीतते हैं वो आगे चल करके बड़े नेताओं तक बनते हैं, ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन हम फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में, जो आर्ट फैकल्टी उस कैंपस में है, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, कुछ छात्र नेता हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग दलों से संबंधित हैं। और दिल्ली के चुनाव में चूँकि कहा जाता है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो जवानी किस ओर जा रही है ये भी समझने की कोशिश रहेगी। ये हम लोग अभी फ़िलहाल किस जगह पे खड़े हैं दोस्त? आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी। थोड़ा बताओ यार अपनी आर्ट फैकल्टी के बारे में। भैया बताएंगे। भैया भैया बताएंगे। भैया को क्या जो है नेता मान रखा है? हाँ मान रखा है। ये भैया इनके जो है ये दिल्ली के DU के प्रेसिडेंट बोलेंगे आपको? हाँ, डूसू के प्रेसिडेंट। डूसू के स्टूडेंट यूनियन। जी, रौनक खत्री। बिल्कुल। बताइए रौनक, अपनी थोड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी ऐतिहासिक हमेशा से जो कार्यकाल रहा है, अभी लास्ट ईयर 100 साल का ऐतिहासिक टेन्योर भी पूरा हुआ है। साथ ही साथ जिस प्रांगण में भी हम खड़े हैं, आर्ट्स फैकल्टी, ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना, और जिस स्टैचू के नीचे हम खड़े हैं, विवेकानंद जी के स्टैचू के नीचे, तो ये हमेशा से आदर्श दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हर एक स्टूडेंट के रहे हैं। ये रौनक जो है वो NSUI से हैं। इधर कुछ छात्र जुड़े हैं जो CYSS स्टूडेंट विंग आम आदमी पार्टी के। और ये जो है जो छात्र हैं वो विद्यार्थी परिषद से हैं। लेकिन आप लोगों को पीछे नहीं जाना है, ऐसे ना लड़कियों को आगे रहना चाहिए हमेशा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमेशा से ही सशक्त थी और सशक्त हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितना हम बोले उतना हमारे भाई भी बोले। भाई तो आपके बोल ही रहे हैं, भाई तो जो है हमेशा बोलेंगे, पर अभी मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे से ज्यादा बोले। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागी जोशी है। यहीं की दिल्ली? राही गार्गी, सॉरी। अच्छा गार्गी, आप यहीं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं मूलतः देहरादून उत्तराखंड से हूँ। दोस्त यार, हमारे वाला कैमरा बहुत अच्छा बनाएगा, टेंशन मत लो, पूरा वीडियो मिलेगा। यही तो लल्लन टॉप है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। और आप लोग? बिहार से हैं, मूलतः बक्सर से। तो यहाँ अपने पार्टी को जिताने के लिए मेहनत चल रही है? हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम लोग लोकमत परिष्कार अभियान करते हैं, तो 100% मतदान हो, उसके लिए हम लोग लगे। कोई नहीं क्या विद्यार्थी परिषद आप लोग हो? क्या लग रहा है गुरु इस बार माहौल? माहौल तो मुझे लग रहा है कि अगर जो व्यक्ति सशक्त, उनको देख के बताना, वो जो आम आदमी पार्टी भैया को तो बहुत बढ़िया जानते हैं। मुझे लग रहा है कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, दिल्ली में प्रवासी लोगों के लिए काम करेगा, दिल्ली की जो एक प्रकार से माता स्वरूप यमुना नदी के लिए जो काम करेगा, दिल्ली में रह रहे उन तमाम झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए जो योजनाएं लाएगा और काम करेगा, मुझे लग रहा है कि उनके लिए सरकार बनने की संभावना है। और देखिए, एक प्रकार से कहा जाए तो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। मेरा पार्टी का किसी पार्टी को समर्थन करना मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की योजनाएं लाई
जा रही हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ लोगों को बांटी जा रही है, इस प्रकार की रेवड़ियों से थोड़ा सा जनता जरूर ही परेशान होगी। कैसे क्या है मुफ्त की रेवड़ी, थोड़ा बताओ। मुफ्त की रेवड़ी जैसे कि एक की मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपये इस प्रकार का पैसा दे देना कि जो कि दिल्ली के बजट से ज़्यादा हो रहा है। यार एक बात बताओ, जैसे एबीवीपी को बीजेपी का जो छात्र संघ माना जाता है ना, उसी ये आप गलत बोल रहे हैं। आपको किसने जानकारी दी? आपके पास गलत जानकारी है। बीजेपी का क्या नाम है कि बीजेवाईएम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा। ये किसी मतलब बीजेपी विचारधारा तो लगभग उसी से सेम होती भारतीय जनता पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अटल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, अटल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रजिस्ट्रेशन जब हुआ था उसके कुछ सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप किस आधार पर हमसे ये बोल रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है? अरे माना यही जाता है ना कि जो एबीवीपी के होते हैं वो आगे चल के बीजेवाईएम में जाते हैं। तथ्यों पे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अब जी नहीं जाते हैं एबीवीपी के लोग आगे अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा। एबीवीपी के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं, लोग जन समाजवादी पार्टी में भी जाते हैं, जेडीयू में भी जाते हैं, अन्य अभी आप रेवंत रेड्डी जी को देख लीजिए, वो सीएम है और विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहती है। जो भी पार्टी राष्ट्र के हित में काम करेगी उसके लिए विद्यार्थी। कौन सी पार्टी राष्ट्र के हित में काम कर रही है? जो पार्टी जो राष्ट्र हित में काम करती है उसके साथ रहता है विद्यार्थी परिषद। आप लोग ये बोल रहे हैं हमें सामने से कि अटल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आपने अटल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास पढ़ा है तो अटल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट था वो भाजपा की सरकार के अगेंस्ट ही था, अटल बिहारी जी उस समय। अच्छा ठीक है, तो अभी बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है? राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, वो राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत सरकार ले और रही है। दिल्ली में आप दिल्ली के लोग कहाँ चले गए यार? दिल्ली वाले आगे आओ ना, दिल्ली वाले ऐसे पीछे क्यों जा रहे हो? दिल्ली का बताओ ना। दिल्ली में तो फिलहाल जो हमें लग रहा है बीजेपी ही आएगी। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फुल कॉम्पिटेंस है, फुल है पक्का? हाँ जी। क्या लग रहा है दोस्त? जी बीजेपी की सरकार आएगी बिल्कुल। इस बार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, और जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, आसपास की प्रचार चल रहा है पार्टियों के हिसाब से देख के यही लग रहा है जी बीजेपी आएगी। रुकिए मैं ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, फिर एनएसयूआई वाले तो अभी इनसे भी बात होगी अच्छी। आप बताओ, ये तो कह रहे हैं कि जो आप लोग की सरकार जाने वाली है, जो आपका। हाँ भाई, अभी देखा कि आप बीजेपी के लोगों से बात कर रहे थे तो उनके कॉन्फिडेंस नहीं बता दिया कि किसकी सरकार आ रही है। और हमारे कुछ अभी विद्यार्थी परिषद के साथी कह रहे थे फ्रीवीज के बारे में। उनकी जो अपनी पार्टी है बीजेपी, वो खुद 2500 रुपये की फ्रीवी दे रही है। तो ये फ्री भी नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। और हर महिला को सशक्त बनाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो दिल्ली सरकार उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है। लगातार फ्री बस की देख लो आप, तो महिलाओं के लिए सारे कदम उठा रहे हैं। और इस बार आप दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े तो दिल्ली के युवा और दिल्ली की पूरी जनता ने मन बना लिया है कि लगातार चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। चौथी बार? जी हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले हम बात करें एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली के लिए सारे स्कूल कॉलेज अच्छे बनाए हैं, युवाओं के लिए लगातार अच्छे कार्य। अपने दोस्तों को बताइए, इनको आपको संतुष्ट कर। इधर आ जाओ दीदी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कॉलेजेस अच्छे बनाए हैं तो फिर आपकी अतिशी जी ही हर स्कूल में जाकर सुबह छापा मारती है और वहाँ पर शिक्षक नहीं होते हैं 10 बजे से पहले, और स्कूल का टाइम 7 बजे था। अपनी तो आप ही के दिल्ली का राजेंद्र नगर के स्कूल थे वो। अपनी दीदी से ये कहना चाहेंगे कि आप एक वीडियो दिखा दीजिए छापा मारने वाली, वो हर सुबह ये बल्कि हैंडल पर आप जाकर चेक कीजिए ना, वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स गेट पर थे ना, वहाँ पे टीचर्स थे ना, वहाँ पर वर्किंग स्टाफ था, और ना वहाँ पर अपनी बहन का धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की मंत्री खुद सुबह 10 बजे उठ के दिल्ली हर स्कूल में जाती हैं। 10 बजे उठकर जा रही है। स्कूल का टाइमिंग 7:30 बजे से स्कूल होता है और 8 बजे से क्लासेस शुरू होती है। भाई साहब, किसी भी समय जा सकती हैं वो तो स्कूल में। कम से कम एक प्रश्न ये है कि इन्होंने किया था, इन्होंने कहा था कि स्कूल का जो लेवल होगा वो लंदन के लेवल पे होगा। जिस प्रकार से लंदन में पढ़ाई, हम सबसे पहले तो इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को लंदन से कंपेयर किया। जो हमारे की गुरुकुल शिक्षा परंपरा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने लंदन से कंपेयर करने का प्रयास किया और लंदन जैसे अपने स्कूलों को बनाने का प्रयास कहा, और कहा कि नए 1000 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से भाई साहब गिन चुन के भी अगर कॉलेजों को भी मिला दिया जाए तो इनके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 10 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी के जो ड्यू के कॉलेज हैं, उन पे भी इन्होंने ध्यान
ध्यान नहीं दिया और मुश्किलन मतलब 27 से 28 स्कूल भी नहीं पूर्ण रूप से बने गए हैं, जो 1-1 करोड़ हर कॉलेज हर स्कूलों को दिए गए हैं कि 1 करोड़ रुपया में आप अपने कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, केवल खोखली दीवारें और टाइल्स चमका के उसको छोड़ दिया गया है। तो इससे हुआ है क्या? नहीं बदली। देखिए क्या लगता है आप लोगों को? ये आप हंस क्यों रहे हो यार? डिफेंड करो ना अपनी पार्टी। जैसे जिस तरह भाजपा वालों में जानकारी का अभाव है और उससे ज़्यादा अभाव उनकी छात्र विंग के अंदर है, इसलिए हम हंस रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो भाजपा है वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और जो एबीवीपी है वो उनकी आरएसएस की वो स्टूडेंट विंग है। तो एक ही पिताजी के 2 बेटे हैं। ये अपने आप को भले ही अलग मान ले, लेकिन दोनों ही आरएसएस की शाखाएं हैं। एक बात बताइए आप हमसे कि कहीं बेटे से मतलब बाप से पहले बेटे का जन्म होता है क्या? विद्यार्थी परिषद 1948 की है और बीजेपी 1980 में आई है, तो दोनों का कैसे हो गया ये चीज? जो प्रकार से बाप बेटे की उससे पहले जनसंघ तो था। जनसंघ तो ये अभी इन्होंने बीजेपी का बात किया, जनसंघ का तो बात ही नहीं किया इन्होंने। बढ़िया खेलते हो गुरु जो है। नहीं, हमारे समाज में देखिए कहावत है कि अगर क्या नाम है दोस्त आपका? कमल तिवारी। हाँ, मैं कमल, आप जवाब दे दो, फिर उसके बाद मैं जरा रौनक से भी पूछूंगा ये कहाँ खड़े हैं। देख, असल में हमारे समाज में गांव वगैरह में क्या होता है कि किसी पिताजी का अगर बेटा निकम्मा निकल जाता है तो मजाक में बोल देता है कि नहीं हमारा बेटा नहीं है आज से। तो वही बीजेपी वाले जिस तरह की एबीपी की हरकतें हैं वो बोल देते हैं कि नहीं हमारी विंग नहीं है ये। दीदी सुन रही हो? आप सुनोगे नहीं, जवाब कैसे दोगे? अब तो मोबाइल चलाने लगे। अच्छा चलो छोड़ो, आप ढूंढ लो, उसके बाद में आता हूँ। क्या है रौनक, एनएसयूआई का क्या है? किस तरह कुछ लग रहा है? कांग्रेस का कोई स्कोप समझ में आ रहा है? स्कोप भी अगर देश की बात करें तो इस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो संसद में अगर यदि नीट का मुद्दा उठता है, किसानों का मुद्दा उठता है, कोई भी मुद्दा अगर अपोजिशन में पार्टी उठा रही है तो उसमें सबसे प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी रही है। साथ ही अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की बात है, तो दिल्ली में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पे राज रहा। उस राज में दिल्ली को क्या मिला? दिल्ली को मिले 3 कूड़े के पहाड़, जो देहात से एक शुरू होता है, बलसवा डेयरी में आप देखोगे, गाजीपुर में देखोगे। साथ ही साथ अब चौथा पहाड़, और बीजेपी की ही एमसीडी में शासन था तो सन्नोट में और इन्होंने शुरू करा, जिसका अभी देहात में मैंने भी विरोध किया था। देहात के सब लोगों ने मिलके वो चौथा कूड़े का पहाड़ रोका गया है। तो उसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि कूड़ा तो दिल्ली से आया नहीं है, बल्कि चौथे पहाड़ की और शुरुआत दिल्ली के अंदर हो चुकी है। और बात करते हैं यदि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से शासन में है। अरविंद केजरीवाल जी खांसते हुए दिल्ली के अंदर आए थे, और खांसी तो उनकी तो बंद हो चुकी है, पर दिल्ली के हर एक नागरिक के अंदर आज खांसी की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है पोल्यूशन, AQI पे ना इंडस्ट्रीज़ पे कंट्रोल करा है। जब AQI बढ़ जाता है तो स्टेट सेंटर पे सवाल उठाती है कि हमें शावर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की परमिशन चाहिए, आर्टिफिशियल रेन की परमिशन चाहिए, वो सेंटर नहीं दे रही, और इधर से सेंटर ये कहती है कि सरकार इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो दोनों की आपस में इतनी लड़ाई है कि जिसमें पिस दिल्ली की जनता रही है। अब ये बताओ, आपकी जब इतना पिस रही है तो आप लोग साथ में क्यों गए थे आम आदमी पार्टी के? अब आप लोग अलग अलग हो गए हो तो आपको जो है केजरीवाल में खोट नजर आ रहा है। जब आपकी पार्टी का गठबंधन था तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी उस टाइम पे। जो समय जिस स्थिति में देश हित के लिए होगा, उस टाइम पे इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ था। आज के समय में दिल्ली की लड़ाई है। दिल्ली में जो विचार, जो क्रांतिकारी बातें करके 2013 में जब 14 में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी, उन मुद्दों पर काम ही नहीं होता। 2020 में इन्होंने कहा था हम यमुना को साफ करेंगे। यमुना तो चलो बहुत एक कॉमन मुद्दा हो चुका है। आप इनका मैनिफेस्टो निकाल कर देखेंगे तो उस मैनिफेस्टो में एक बात कही थी अरविंद जी ने कि हम लोग सारे केबल वायर्स जो तारों के हैं खंभों पर, वो उनको अंडरग्राउंड हम करेंगे। मतलब इतनी विश्व स्तरीय सोच, और उस सोच पर पूरे 5 साल एक भी काम नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं झूठे वादे उस मैनिफेस्टो में भी 2020 में करे थे। क्यों नहीं किए गए थे काम? देखिए, करीब करीब 10 या 11 प्रॉमिस आम आदमी पार्टी ने किए, जिसमें 7 पूरे हो चुके हैं। और जो चीज़ें नहीं हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको अलग निकाल दें, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है कि 2 से 3 चीज़ें हैं, जैसे यमुना की सफाई हो गई, और भी 1-2 मुद्दे हैं जो हम नहीं कर पाए, तो उनको आने वाले 5 सालों में किया जाएगा। और जो नहीं किएगा उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2.5 साल करीब सरकार बनते ही कोरोना आ गया था, और जब कोरोना खत्म होगा तो हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, जो मेन हमारी बॉडी थी। तो इस वजह से कुछ काम रह रहे हैं जो अगले 5 सालों में जरूर पूरे किए जाएंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? आशीष सिंह नाम है, विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री हूँ। बताइए आशीष। सर, अभी जो है भाई कह रहे थे कि हमारे नेताओं को पहले कोरोना था, फिर जेल में डाल दिया गया। कोरोना तो 2020 में आया, सरकार तो आपकी टीम से है सब लोग? इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे आ जाओ। इतना क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका क्या करती है भूमिका? मैं अभी अप्लाइड साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। अच्छा, क्या होता है थोड़ा बताइए जरा दर्शकों को, ये क्या पढ़ाई होती है?
अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली मनोविज्ञान है और इसमें दो तरह के होते हैं डीयू में। एक साइकोलॉजी ऑनर्स होता है और एक अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स होता है। तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स होता है इसमें हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा ज़्यादा करिकुलम रहता है और इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स में हम थ्योरीज, हिस्ट्री, फिलोसफीज़ ये सब ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसको पढ़ के क्या बनते हैं आगे चल के? जो भी आपका मन है, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बनते हैं ना? हाँ जी। उनका काम क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। तो साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ब्रेन बट इन अ माइंडफुल कॉन्सेप्ट, कि वो स्टडी ऑफ सोल है एक तरह से। आप देखिए जो साइकेट्रिस्ट है वो पूरी डॉक्टर की फील्ड है, वो ब्रेन को स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजिकल स्टडी है, ये फिलोसफिकल स्टडी है। मतलब वो जो कहते हैं कि आंख बंद कर लो, अब तुम आसमान में उड़ रहे हो, अब तुम्हारे हाथ पैर छोड़ दो, वो जो होते हैं? नहीं, ये जो होता है ये होता है नैरो कॉन्सेप्ट। कि हमने कभी इस फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करी। हमने हमने इसको सिग्मा बना दिया कि अरे तू तो पागल है। वी डोंट इवन नो कि जो पागल इंसान है वो किस चीज़ से गुजर रहा है या वो पागल क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और कैसे अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो कितने सारे रीजन से कर रहा है, और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स समवन्स बैड मेंटल हेल्थ। और ये जो सिग्मा है जो भी बना है इस कॉन्सेप्ट को लेके, इसमें सुन लो यार, वो कुछ जरूरी बात बता रही है, हो सकता है काम आ जाए आप लोगों को। वो थोड़े राजनीति वाले हैं ना। राजनीति वाले हैं और आप पढ़ाई वाली? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में हम एबीवीपी के कार्यकर्ता है ना, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तो राजनीति भी करती है, पढ़ाई भी करती है। आप बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हमें बेसिकली सबको मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा अलग डायनामिक्स से जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आंखें बंद करा के हिप्नोटाइज करके ये वो हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन सबको कंट्रीब्यूट करती है और हमें उन सबको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसमें जो आप लोग अध्ययन करते हैं, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी होती है? हाँ जी। वो कहाँ से होती है ज़्यादा अच्छी? वो जैसे आपका मन है जहाँ कर लो आप। अच्छा कहाँ का माना? जैसे माना जाता है आईआईटी बॉम्बे या आईएम अहमदाबाद, ऐसे इस सब्जेक्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी अच्छी है इसके लिए, सेंट जेवियर कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी अच्छी है, और डीयू भी अच्छा है। और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है? CUET से मिलेगा अभी तो। CUET से? अच्छा, तो आप एबीवीपी से कब से जुड़ी हैं? जब मैं कॉलेज में फर्स्ट डे आई थी तो मेरी ओरिएंटेशन थी और मैं अपनी ओरिएंटेशन में नहीं गई। मैंने पूरे कॉलेज में ऐसे हमारा क्योंकि ग्रुप बना था, उसमें मुझे पता नहीं किसने जोड़ा था, फ्रेशर्स का ग्रुप था, और मैंने उसमें मैसेज करा कि मुझे कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता दो जो मुझसे बात करे, मुझे एबीवीपी ज्वाइन करनी है। तो आई डेंट अटेंड माई ओरिएंटेशन, पर मेरे चलते एक एबीवीपी की मीटिंग रख दी गई थी मेरे पहले दिन में, तब मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी। ये NSUI वाले और जो समाजवादी कह रहा हूँ, ये सारी इससे क्यों नहीं, इससे एबीवीपी को ही क्यों चुना? क्योंकि पहली चीज़, जब मैं कॉलेज में पहले दिन आई तो गेट के बाहर ही मेरा स्वागत करने के लिए जो खड़ा हुआ था वो सिर्फ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। कैसे आप किसी ऐसी लड़की से जुड़े, उनको कैसे पता चला कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है या मैं इस कॉलेज की हूँ? कैसे उन्होंने ग्रुप बनाया, हमारा टाइम टेबल शेयर करा, हमें रूम नंबर्स बताए, हमें टीचर्स के बारे में बताया, प्रिंसिपल कौन है, एडमिन में कौन है, कहाँ जाना है, ये सब हमें एबीवीपी के कार्यकर्ता ने बताया। वहाँ पे मुझे NSUI, CYSS कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ एबीवीपी दिखा। सेम एबीवीपी तो अभी अब की बार यहाँ पे NSUI जीती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस बार NSUI जीती है ना? आपके अध्यक्ष जी भी तो यहीं खड़े हैं, रौनक चले गए। अच्छा, यही स्थिति यही है, बस वो जितना दूसरे पक्ष की बात हो तो अरे दूसरे पक्ष ये रहे आपके अध्यक्ष जी। इधर आ जाओ रौनक, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ, ये भी हमारे डीयू के परिवार है। हाँ जी। और ये बाकी आप लोग भी, आप इसमें से कौन कौन है जो किसी छात्र संघ से जुड़ा नहीं है? आ जाओ दोस्त, आप लोग आगे आओ, आप लोग आगे आओ यार। क्या करते हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज। तो जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या जा रहा है? सब जरूरी है देश हित में। देश हित में है जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं हूँ जी। तो ऐसे ही आप सैटरडे को आ गए? जी हाँ। और आप लोग, आप कहाँ से हो दोस्त? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ।
लॉ फैकल्टी। यार ये बताओ, जैसे लॉ वालों का बड़ा जलवा होता है क्या? बिल्कुल होगा ही। अपने राइट्स जिसको पता है उसका जलवा तो होगा ही। बोले कि अपने राइट्स जिसको पता है उसका जलवा होगा। आप क्या पढ़ती हो गार्गी? मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। अभी पढ़ रही हो आप? नहीं, अभी मैंने ड्रॉप लिया है 8 साल का। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, लॉ फैकल्टी से पास आउट हूँ। लॉ फैकल्टी से। हमारे यहाँ बोलते हैं लॉ फैकल्टी हैं। हम लॉ वाले। इलाहाबाद के हम भी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, समाजवादी शासन। तो यहाँ पे ये बताओ, आप जो है कि लॉ फैकल्टी के आपके ये अध्यक्ष जी भी यहीं के हैं? हाँ जी। तो ये बताइए, आप भी किसी विंग से जुड़ी हुई हैं या फिर? जी, मैं एबीवीपी की पूर्व सह मंत्री रही हूँ। अच्छा, एबीवीपी से। हाँ जी। एबीवीपी वाले बड़ी संख्या में डीयू में हैं। तभी तो जलवा है। धरातल के कार्यकर्ता हैं। क्या चीज? जब तो आगे ज्यादा संख्या में है। बढ़िया भाई। अच्छा डीयू बाकी जगहों से अलग क्या है? मतलब यहाँ लोग आने के लिए, जैसे जेएनयू का आप एक अलग है, एयू का अलग है, डीयू में ऐसी क्या चीज़ें जो आना चाहिए लोगों को यहाँ पे? आई थिंक डीयू ज़्यादा इंक्लूसिव है कि यहाँ पर आपको जो वेरिएशन मिलती है स्टूडेंट्स में या जहाँ से वो उठकर आते हैं, जिस फील्ड में वो हैं, ये डीयू में थोड़ा ज़्यादा है। लॉ फैकल्टी वालों के लिए खास करना यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अपने इलाहाबाद में सिर्फ हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, प्लस NHRC है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिसर्च कमीशन है, वहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा है और पार्लियामेंट भी है। मेन चीज़ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लड़के दिल्ली में आके अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो मित्रता भी होती है अलग अलग राज्यों के दोस्तों के साथ। तो डीयू में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। यही वो मूर्ति है जहाँ पे आप लोग जब जीत हार होती है तो उसके बाद यहाँ पे खड़े होते हैं। अरे बड़ा जलवा होता है, उसका वीडियो आप देखेंगे। जो अध्यक्ष बनते हैं या उपाध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं और हजारों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। हाँ, आदर्श है पूरे डीयू के, NSY हो चाहे पॉलिटिकल केंद्र बिंदु यही है, लॉ फैकल्टी से सब कुछ मैनेज होता है। ये और आप लोग कहाँ से हो दोस्त? लॉ फैकल्टी से। सब कुछ दिशा देता है, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को दिशा देता है किधर जाएगी पॉलिटिक्स यहाँ की। लॉ फैकल्टी, लॉ में ज्यादा संख्या में 10,000, लगभग 10,000 बच्चे हैं। 10,000 स्टूडेंट लगभग। तुम्हें वकील प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से हैं? न्याय फिर भी नहीं मिल रहा। न्याय मिलने में फिर भी किसी का रेप हो जाता है तो उसे 11 साल लग जाते हैं कि आपके अपराधी को फांसी मिले। क्यों इतना टाइम लगता है? सिस्टम खराब है ना। कौन ठीक करेगा? नेता। नेता देश का सिस्टम ठीक करेंगे। डीयू की नेता देश का सिस्टम ठीक करें, उम्मीद अच्छी है। आप थोड़ा डीयू का तो करो पहले। 7 साल से जो सिस्टम में देखो, बहस कंट्रोवर्सी का कोई फाट नहीं है। 7 साल से जो सिस्टम लचर था, उस सिस्टम को देख के ही बदलाव आया दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हर एक स्टूडेंट ने उम्मीद करके दिया। एक स्टूडेंट का मैं नाम बता सकता हूँ जो एबीवीपी के संगठन में है, जिन्होंने हमें वोट दिया, हमें उसका भी पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्य संगठन के लोग भी चुन करके जब वोट देते हैं, पद पे होने के बावजूद भी, तो वो काम दर्शाता है। सेंधमारी कर ली थी? सेंधमारी नहीं करी थी, काम के नाम पर। हमारे प्रोफेसर हैं लॉ फैकल्टी में भी, लॉ फैकल्टी के एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ आ जाएंगे, नाम भी बाहर ही है इस वीडियो के बाद के किस किस ने वोट दिया है। सिर्फ लॉ फैकल्टी नहीं, अन्य कॉलेजेस में भी, संगठन में होके भी मैं मैसेज आते हैं कि भैया आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर वर्क। और वो इंस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि दिखाने की है, जब ग्राउंड पे काम होता है तो उसकी वास्तविकता सबके सामने आ ही जाती है। खैर ये तो दिल्ली की राजनीति। आप लोग यहीं दिल्ली से हो? इसमें कोई दिल्ली से है? आप दिल्ली से हो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आपको? आप अपनी पार्टी का एकदम फेवर लेकर के आप बता सकते हो, लेकिन आप बताओ दिल्ली में क्या मुद्दे क्या हैं? दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जब 2013 में पहली बार सरकार बनी थी केजरीवाल जी की, उन्होंने शुरुआत वहीं से करी थी, फ्री वाईफाई दूंगा फ्री। 10 साल हो गए, वाईफाई तो मिला नहीं। हम तो स्कूल में हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने फ्री की सरकार, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। ये तो मुद्दे ही है, क्योंकि आप फ्री में दे के आप सिर्फ लोगों को आप बता रहे। बीजेपी भी तो कह रही है हम फ्री में देंगे 2500 रुपए, वो 2100 दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 2500 देंगे। महिलाओं का सम्मान है वो। ये दे रहे हैं तो फ्री भी है। हाँ, बीजेपी देगी तो महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान पैसे देके नहीं है, सेम अपॉर्चुनिटीज देके है। अगर आप सोच रहे हो कि आप महिलाओं को पैसे देके उनको सम्मान दे रहे हो तो आप लोग गलत हो। जितने भी यहाँ पर हंसे हैं इस बात पर, महिलाओं को अगर आपने सम्मान देना है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ना कि उनको आप पैसे दो। 2100-2500 में आज की औरत बिकने वाली नहीं है कि आप 1 महीने में उनको पैसे दे रहे हो तो
इसलिए वो वोट देंगे। हम भी महिलाएं, हमारा वोट आप पार्टी को सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं जाएगा। आपका क्या नाम बताया था आपने? नैना। नैना, एक चीज़ देखो कि इस तरह के जो योजनाएं हैं उसका असर तो हो रहा है चुनाव में। मध्य प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, तो क्या ये वजह है कि सारी पार्टियां इस तरीके की योजनाएं ला रही हैं? योजनाओं का असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो बस्ती में रहने वाले हैं, और जो वोट देते हैं वोटर्स तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज वाले भी है, हमारे जैसे वोटर्स भी है। बट कमी हमारे देश की यहाँ पर ये है, जो सरकार नहीं बदल पाती है या गलत सरकार आती है, कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाता, वोटर्स के बीच में अवेयरनेस नहीं है। और ये सच्चाई है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है वो छुट्टी मनाते हैं, और जो ज़्यादा मतलब जो हमारे देश की गरीब तबका है वो वोट देने जाता है, क्योंकि और इसीलिए जो फ्रीबीज है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। आप तो ये आप कह रहे हो कि जो गरीब तबका है वो रिश्वत लेके वोट देता है, और जो अमीर तबका है वो वोट नहीं दे रहा है तो उसको रिश्वत नहीं मिल रही है। गरीब तबका वोट दे रहा है रिश्वत के लिए नहीं, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए उनको दिखाया जाता है, उनको एक चांदनी दिखाई जाती है, जो कि हमारे जैसे लोग सच्चाई है कि वोट नहीं देते। इसीलिए एबीवीपी ने लोकमत परिष्कार अभियान चलाया है एक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हम लोग छुट्टी मनाते हैं। सच्चाई यही है कि लोग छुट्टी मनाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो गरीब बस्ती वाले लोग हैं, वो वोट देने जाते हैं, बिकते नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि हमारा फायदा होगा। जिसके घर में आमदनी नहीं है वो तो ये सोचेगा कि हमें पैसा मिलेगा तो हम वोट दे देते हैं उसी। इधर आओ गुरु, जरा इधर आओ, आप बड़ा ध्यान से देख लो, इधर आओ। क्या, अरे इधर आओ, क्या नाम है? अमित कुमार यादव नाम है। कहाँ से हो अनुज? अमित, आजमगढ़। आजमगढ़? सीएलसी से पास आउट हैं, लॉ फैकल्टी से। जेब में कुछ रखे तो नहीं है ना? अरे नहीं, बोलिए, आप बोलिए। बंद हो गया। आप बोलिए, फिर बोलिए। कैसा लग रहा है दिल्ली? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। क्या चीज? आप बोले कि बंद, वो बोले कि बंद हो गया, हम बोले कि बाबा रहेंगे तो बंद करा ही देंगे, समाजवादी का राज है। देखिए, कोई मतलब नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। AK-47 लेके नहीं घूमेंगे, अब वो राज गया, अब बाबा का राज है, अब बुलडोजर चलेगा, बात है साहब। इसीलिए ये लोग आरओ और यूपीपीसीएस के लिए इलाहाबाद में जाकर लाठी खा रहे हैं। इसीलिए यही योगी जी का शासन। इसीलिए जब हम लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं तो हम लोग ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। यही शासन है, यही बम दरोगे की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई सरकार हो, मैं न सपोर्ट कर रहा हूँ समाजवादी को, ना ही किसी कोई मुद्दे पे। कोई भी सरकार आए वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए, चाहे जितने भी लॉ आए। अनफेयर मीन्स हो रहे हैं, अनफेयर मीन्स के रेगुलेशन एक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन हर स्टेट आज विफल हो रहा है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। यह इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है। चाहे आप नीट के एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे अदर्स एग्ज़ाम को ले लीजिए, हर जगह उंगली उठ रही है। जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो कम से कम पेपर सेटर, पेपर बनाएं। आज हम एसएससी को ले लें, सीजीएल का पेपर बना रही है, 23 में ज्वाइनिंग आधों की हो चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद कैट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। क्या कौन सा सिलेबस है जो डिकोड नहीं हो पा रहा है? जी, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ इस सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, और टारगेट करके सब लोगों का घर गिरवा रहे हैं, और राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पे कर रहे हैं। या तो वैकेंसी आप देखेंगे एसएससी का नहीं आ रही है लोक सेवा आयोग में, और सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा जो है वो बेरोजगारों का, युवाओं का है। नौकरी देने के लिए कहाँ किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, प्रोफार्मा डेली जा रहा है, लेकिन कोई भी एजेंसी जो है उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? अभी जो है रेलवे की वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, कम से कम इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से ज़्यादा उस फॉर्म को भरेगी। लास्ट टाइम भी भरी थी, अभी भी भरेगी। 32,000 वैकेंसी आई है, टोटल 26 से ज़्यादा जोन होंगे। फिर भी देखिए हालात क्या है। जब वैकेंसी ज़्यादा खाली हो तो दीजिए ना। युवा पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। कितनी वैकेंसी आ रही है, कितने लोग रिक्रूट हो जा रहे हैं, क्या समय काटने। क्या सोचते हैं आप लोग इस पे जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर नहीं होते? सरकारी नौकरी के जो फॉर्म आते हैं वो परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो रही, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये बताएंगी? जी, इनको आपने प्रवक्ता रखा हुआ है। आप दिल्ली की में थोड़ी नॉलेज कम है। दिल्ली का कैलेंडर जो है DSSB है, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, वो 3 साल से कैलेंडर पीछे चल रहा है। इस पे क्या है, देखिए जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, ये इनका एक तो हम भी ने भी विरोध किया। जब नीट का पेपर लीक हुआ, एनटीए के बाहर आंदोलन किया, मेरे खुद को लाठी लगी थी। नीट के समय भी किया और नेट के समय भी किया। हम डायरेक्टर से भी मिले, साधना पराशर मैम थी, उनसे भी मिले।
हमने चेंजेस भी सजेस्ट किया। अभी आपके ध्यान में भी आया होगा कि अब उनसे जो है सिस्टम वहाँ पर बदलने की बात हो रही है। क्या सबसे बड़ी जो समस्या है ना, एनटीए तो बना दी है सरकार ने, एनटीए के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना स्टाफ नहीं होता है एनटीए के पास, अपना एग्जामिनेशन सेंटर बहुत कम होता है, वो किसी और सेंटर को देते हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप करके एग्जाम के लिए कराते हैं, और वहाँ पर जो बीच में होता है वो पेपर लीक वाली घटनाएं होती हैं। तो या तो अगर पेपर इसको ठीक करने की बिल्कुल ठीक करना चाहिए। क्या स्टूडेंट है, स्टूडेंट हर जगह का फॉर्म भरता है, एक परिवार उस पर बहुत समय खर्च करता है, तो सबकी उम्मीदें होती हैं। अगर मैं किसी परीक्षा के लिए 5 साल तैयारी कर रहा हूं और उसका पेपर लीक हो जाए तो मैं निश्चित रूप से आक्रोशित होऊंगा, और जो विद्यार्थियों का आक्रोश है इस पर वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और एनटीए के और सरकारी एजेंसियों के पेपर कराए जाने के तरीकों में बदलाव होना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, और जो लोग भी इन घोटालों में शामिल हैं उन पर जाँच करके और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा विद्यार्थी परिषद का मानना है। हर पार्टी को यही मानना चाहिए, वो भी जो इंक्वायरी वो टाउन बाउंड मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि वीडियो का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ 2017 में, 25 में तक में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आज निलंबित हो रहे हैं अधिकारी। ये बात बिल्कुल सही है। बाद आप निलंबित करके क्या पाएंगे आप? झारखंड का भी सेम है। अभी जो 2003 में जब फर्स्ट जेपीएससी सेकंड जेपीएससी हुई थी, उसका अभी 71 कैंडिडेट को अभी समन किया गया है हाई कोर्ट में। तो उसके बाद समझिए मेरा जुडिशियरी क्या है, 2003 से लेकर अभी तक उन लोग सब डीएम रैंक तक का बन गया है प्रमोट होकर। ये बड़ी समस्या है कि एज ओवर एज हो जाते हैं स्टूडेंट। ओवर एज क्यों नहीं होगा? जब वैकेंसी नहीं आएगी टाइम पे, हर कैलेंडर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट का कि इस टाइम पे डेट पे होगी। चुनाव इनका हो जा रहा है लेकिन वो डेट एग्जामिनेशन की नहीं हो पा रही है। बार बार ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? मतलब जैसे आप लोग ये बात करते हो, आप लोग तो स्टूडेंट हो, सब लोग, आप लोग दिखाइए, मुद्दा तो दिखाइए। सर चुनाव में मुद्दा इसमें क्या होता है कि युवाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हम तो दिखाते ही हैं, हमारा काम ही यही है। और जो सिलेबस है उसको जो है हर यूनिवर्सिटी पे जितना कोई भी वैकेंसी, हमारा कोर ही स्टूडेंट है, कहीं भी पे जितना भी आपको बात करनी है उस पे करिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या ये चीजें जो है, जैसे दिल्ली चुनाव है उसमें मुद्दा बन पाएगा? आप लोग जैसे किस कौन दिल्ली से है? मैं आपको बताता हूँ कुछ विषय आप जो बताओ। बनने चाहिए जी। जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार बात करती है शिक्षा मॉडल की, ठीक, पिछले 11 सालों में उन्होंने कितने नए स्कूल बनाए हैं इसका आप उनसे जाके डेटा पूछ लिए। 500 की बात की थी उन्होंने। जो नए कुछ स्कूलों में जांच हुई, उन्होंने जो कहा कि हमने नए क्लासरूम्स बनाए। क्लासरूम कैसे बनाए? एक स्कूल में उन्होंने एक नया क्लासरूम बनाया, 6 टॉयलेट के साइज के रूम बनाए, जो जिनमें कुछ में टॉयलेट था, कुछ में स्टोर रूम था, उनको जो है उन्होंने क्लासरूम में जोड़ दिया। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम हैं, इसके 12 कॉलेज जो है आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर में आते हैं। वहाँ कई महीनों से जो है पेमेंट रुकी होती है। वहाँ स्टूडेंट फंड को जो है ले करके और उससे टीचर्स के पेमेंट देने की बात की जाती है। टीचर्स को साल भर सैलरी नहीं मिलती। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेजेस को डी एफिलिएट करके अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जोड़ने की बात होती है। दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, उससे आउटपुट क्या हो रहा है? सही में जो आउटपुट क्या हो रहा है? क्या हम स्किल कर पा रहे हैं लोगों को? क्या हम उनको जॉब दे पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, वो कागज पे ही बनी हुई है। तो शिक्षा तो मुद्दा होना चाहिए, और दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा। आम आदमी पार्टी तो कहती है हम शिक्षा के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे पे ही लड़ रही है। जिस तरह पिछले आप 2013 के पहले दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, किसी को टेंट वाला स्कूल, किसी को की रिपोर्ट देखिएगा जो स्कूल्स के संदर्भ में UIDSC की रिपोर्ट होती है, UIDSC प्लस की। दिल्ली लगभग सारे इंडिकेटर्स में, मैंने बैठ के रिपोर्ट्स पिछले 3-4 बार की पढ़ी, लगभग सारे इंडिकेटर्स में बॉटम 10 में है। बॉटम 10 में है पूरे देश में दिल्ली। और ये शिक्षा मॉडल की बात करने मलेशिया जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं। जो इनके क्या है कि ड्रॉप आउट रेट है, इन्होंने क्लास 9 तक तो नो डिटेंशन पॉलिसी ला दी। अब 9वीं में ये इकट्ठा आधे बच्चों को फेल करके बाहर कर देते हैं। तो जो 9वीं पास करके गया है वो तो 10वीं उसको पास करा देंगे। जो इनको पहले देखिए, पास नहीं करेंगे उनको बाहर बीजेपी हो या रिजल्ट इंप्रूव हो गया। ऐसा ये 11वीं में करते हैं, फिर कहते हैं 12वीं में हमने ऐतिहासिक रिजल्ट दे दिया। अगर यहाँ 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 4 यूपी में बीजेपी की सरकार है, यहाँ शिक्षा मॉडल अरविंद केजरीवाल से कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ के सोचे कितनी प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं यूपी में। मैं आपको यूपी की दिखाऊंगा भैया। बिल्कुल हाँ, कि जहाँ पे सरकार है, यहाँ पे 1 टर्म 5 साल, उसके बाद कितने स्कूल दिल्ली इलेक्शन है इसलिए दिल्ली की बात हो रही है। अगर यूपी का इलेक्शन होता तो वहाँ के शिक्षा मॉडल की बात कर देते। हम तो कहते हैं कि करो छात्र संघ चुनाव बहाल। हम तो यही चाह रहे हैं कि जैसे
यूपी में सरकार है उनकी, लगभग 7 साल से सरकार है, तो वहाँ पे कौन सा शिक्षा मॉडल लागू कर रहे हैं? वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं जो क्लोजर मर्जर कर दे रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल है सबसे बेकार हालत में, जो आंगनबाड़ी है उनके पहले आता था सारी व्यवस्थाएं, वो कम कर दिया गया है सब कुछ। लो इन एजुकेशन इक्वलिटी द लिटरेसी रेट्स कंपेयर टू अदर स्टेट इन इंडिया, यूपी। ये चीज कितना परसेंट है बताइए? कितना परसेंट है? देखिए ना, पूरा लिखा है। वो अरे मैं 36.4। सुनो सुनो, मैं परसेंटेज भाजपा वालों को नहीं दिखेगा ये। हाँ जी, रुको, 36.4 ये गलत बोल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन। टीचर वैकेंसी आ ही नहीं रही है अभी यूपी में। जो टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए वैकेंसी ही नहीं आ रही है, उनकी एज निकले जा रही है। कितनों की शादी नहीं लगता। दिल्ली में सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की, एक सेकेंड, इन्होंने कुछ जरूरी बोला है, उसको सुन लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कह रहे, बताइए क्यों बनने जा रही है? क्योंकि कैसे? देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पक्का है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि शीला दीक्षित जी के टाइम में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम विकास किया था। मेट्रो आई दिल्ली में, जो मेट्रो की नींव रखी गई वो शीला दीक्षित जी ने रखी गई, कांग्रेस के द्वारा रखी गई। इतने डेवलपमेंट जो कांग्रेस ने किए है। एक सेकेंड यार, ऐसे नहीं, उसको बात पूरी करने दो। दिल्ली में जब 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सबसे पहली सीट बादली की निकल रही है। 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होते ही 9 बजे से बादली की सीट पूरी दिल्ली में कांग्रेस की जो है वो 9 बजे से 15 से 20 हज़ार आगे होएगी। उसके बाद फिर खेला खत्म है। इसका मतलब कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट निकलेगी, वो है बादली, और वो भी फंसी हुई है। निकले ना निकले, बाकी तो जो जीरो है ना। कांग्रेस का इतना बुरा हाल है कि एक सीट जीतने पे भी उन्हें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा खाता तो खुल रहा है कम से कम दिल्ली में। खुल जाएगा तो बड़ी बात तो बड़ी मानिएगा। बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो खैर इन तमाम मुद्दों की बात हो गई। अभी जो समसामाजिक चल रहा है, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा, जब चूंकि बात हो रही तो जो जातिगत जनगणना की बात हुई, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? सर, जातिगत जनगणना क्या है सर? कि जातिगत जनगणना कराने का पर्पस क्या है, ये बात है। अगर बिहार में जैसे मान लीजिए या किसी राज्य में जातिगत जनगणना हुई है ना, किसी राज्य में जातिगत जनगणना हुई, क्या हमने उस जातिगत जनगणना से डेटा लेकर के कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जो दूरियां हैं अगर किसी जाति तक नहीं पहुंच पाई सुविधाएं, तो उनको वो सुविधा मिले? क्या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई? नहीं। जातिगत जनगणना करा करके जेब में रख ली, और जेब में रख ली, कहा कि हम टिकट बांटते टाइम इसको इतनी सीटें देंगे, इसको इतनी सीटें देंगे, इसको इतनी सीटें देंगे, इसको इतनी सीटें देंगे, सिर्फ उतना। क्या आपने शिक्षा के मामले में उसका कोई विशेष प्रयास किया? क्या आपने नौकरियों के मामले में विशेष प्रयास किया? क्या आपने जो है अस्पताल की सुविधाओं के मामले में उसके आधार पर विशेष प्रयास किया, या उस हिसाब से आपने बातचीत करी? क्या आपने स्पेशल स्कॉलरशिप के हिसाब से बात करी? नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में जहाँ भी थी, एक पूरा और पता है सके दिल्ली सर में जिन राज्यों में दिल्ली सरकार तो पूर्वांचल के लोगों को फर्जी घोषित कर दे रही है। जिन राज्यों में जातीय जनगणना हुई, क्या उन राज्यों की सरकारों ने कोई पॉलिसी बनाई उसके बेसिस पे? आप मुझे बताओ, जिसने जाति गणना की बात की बिहार में, वो अभी सरकार से बाहर है। नीतीश कुमार तो सरकार में है, तो उनका साथ था, लेकिन ये प्रस्ताव तो तेजस्वी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? वही बात है, जैसे आशीष भाई ने बोला कि कोई पॉलिसी तो बनाई ही नहीं गई। जब जातीय जनगणना आप लोगों ने कर ही ली है तो उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट तो किया जाए। हमारे कम से कम जो हमारा सेक्टर, जैसे हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे भी जो आपने जनगणना की है, आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ट्राइब्स को। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अभी जो जैसे अभी मुद्दा चला कि दिल्ली चुनाव में ही क्यों हम लोग ऐसे जो एजुकेशन और इन सब मुद्दों पे नहीं आ पाते, हम इन्हीं मुद्दों पे पिछड़ के रह जाते। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सब जगहों पे और पूरे देश में ही लगभग अगर ऐसे जातीय जनगणना जैसी चीजें, और किसी की सरकार कोई भी हो, तो मुझे लगता है जब अभी अनुमान लगा करके इतना ज्यादा जातीय आधार पर पॉलिटिक्स होती है, फिर युवा बैक साइड किया जाता है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ठीक से नहीं आ पाता है, वो जातियों के अलग अलग ठेकेदार अलग अलग वो करते हैं। तो जब फिर ऐसे गोटियां बिठा करके, और चूंकि जो चीज उभर करके समाज में आ जाएगी, पॉलिटिक्स उसी आधार पे होगी। और जो धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स होती है उस पे धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स। ईडब्ल्यूएस का जब जजमेंट आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमारे पास जातिगत डाटा नहीं है,
इस वजह से हम 10% इनको आरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन की पॉलिसी है कि 50 इंदिरा साहनी जजमेंट से 50% लिमिट नहीं क्रॉस होना चाहिए। तो सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमारे पास जातिगत डाटा नहीं। जब उससे पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस की जरूरत है, आप 10% दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला मेरे पास डाटा नहीं है। और ये जो जनगणना होती है वो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, वो केंद्र सरकार कराती है, 10 साल सरकार में है। ये लोग पॉलिसी खुद नहीं बनाते हैं, उसके बाद खुद राज्य सरकार जनगणना तो हो ही नहीं पा रही है। नहीं, जातीय जनगणना का डेटा तो आपके पास कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी सरकार है, डेटा तो आप वहां भी कर सकते हो। 10 साल से राष्ट्रीय केंद्रीय जनगणना नहीं हुई है, इस बात को मानते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पे आप सर्वे डेटा जैसे बिहार में निकाला गया था, उस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जहां पे आप करा के डेटा निकाल सकते हो और उसके आधार पर पॉलिसीज बना सकते हो। पूछता हूँ कितने राज्यों में हुआ? कांग्रेस शासित या अन्य पार्टियों के शासित राज्यों में कितने राज्यों में पॉलिसी बनी? बीजेपी तो चलो जाति जनगणना करा रही है, नहीं करा रही, वो आपको बीजेपी जवाब देगी। मैं विद्यार्थी परिषद के नाते मैंने स्पष्ट आपसे कहा कि चलो ये जो इन्होंने आरक्षण की बात कही उस पर आप लोग क्या सोचते हो? क्या बात कही थी आपने? आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया और बाकी जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर आप लोग क्या सोचते हो? आरक्षण के दोनों पार्ट्स हैं, प्रोस भी और कॉन्स भी है। आरक्षण आज के टाइम पे मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो ओबीसी कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरीज में, लेकिन वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, ये मैं जिस पार्टी से एफिलिएटेड है, जिस संगठन से एफिलिएटेड हूँ, उनका ओपिनियन नहीं हो सकता कि अगर आरक्षण आप दे रहे हैं तो आप उनकी स्टेटस के मैटर पे, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के मैटर आधार पर दे सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ जाति पर। भेदभाव आप एक मिनट ठीक है, कैटेगरी से हूँ, ऐसा नहीं है। एक सेकंड, अरे मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट। एक मिनट, कैटेगरी से मतलब है ही नहीं कि आप किस कैटेगरी से, ठीक है। आपका चैनल पे वीडियो एक देखें, आईएएस बनने के बाद भी, ठीक है, घोड़ी पे बैठने के लिए सोन इलाका से बारात निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन बुलाया जाता है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले क्या है, तो फिर आप नहीं ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत अच्छा रैंक पर, बहुत अच्छा पोस्ट पे चल गए तो भेदभाव नहीं होता। भेदभाव अब किस आधार पे हो? भेदभाव जाति के आधार पर होता है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पर होना चाहिए। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी का इंटरव्यू चल रहा है, पता यहाँ जितने लोग हैं आप सभी से ऑफिशियली अनऑफिशियली बात कर लेंगे, वो बता देंगे किस तरह के लोग भर जाते हैं, आप कितने पे मेरिट हो, आपकी कैटेगरी, आपका नाम ये निर्धारित कर देगा कि आप पीएचडी करेंगे कि नहीं करेंगे। सीधी बात है, खुले तौर पे, बिल्कुल एक सब यहाँ पे जी जाति मायने रखती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सब जगह जाति मायने रखती है। मैं इलाहाबाद सर मैं कह रहा हूँ कि जाति एक जो जातिगत भेदभाव है पूरे देश में समस्या है और बहुत समय से रही है। उस आधार पर जो अभी आरक्षण दिया जा रहा है वो दिया जाए, लेकिन एक प्रयास ये भी हो, जब आरक्षण शुरू में लागू किया गया था तो इसलिए लागू किया गया था जो लोग पिछड़ गए सामाजिक रूप से उनको बराबरी पर लाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिन लोगों ने उन वर्गों को का ठेका उठाया, जो उन वर्गों के ठेकेदार बने, जो उन वर्गों के नेता बने, उन्होंने ही उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लालू प्रसाद यादव नेता बन गए, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को नेता बना दिया, अपने जो अगली जनरेशन आएगी उसको नेता बना देंगे, लेकिन वो किसी बात में जवाब देना चाहूंगा। देखिए अभी बिहार में देखिए, इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है कि यादव सब हल्ला मचाते हैं कि यादव सब कुछ खा गए। जब कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे में 14% पॉपुलेशन है, अगर 14% पॉपुलेशन है, 14% हिस्सेदारी होनी चाहिए हर सब संसाधनों में, सरकारी नौकरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, लेकिन 1% से भी उसमें सिर्फ एक परिवार की लालू यादव का सरकार रही। 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव जी की सरकार। लालू यादव के परिवार का ही लड़का क्यों बनेगा नेतागिरी में? अगर बिहार में आ रहा है तो क्यों बनेगा? एक मिनट, रामविलास पासवान के बेटा क्यों बना मंत्री? एक मिनट, क्या नहीं है ऐसा तो नहीं। जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है? जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है? मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव वही जनता सुनती है, जनता रिजेक्ट कर देती है, तो पार्लियामेंट सपा समाजवादी पार्टी में और भी लोग हैं काम करने वाले, तो क्यों अखिलेश? आप अगर मेरिट यहाँ पे 90% ला लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू, अगर आपके नाम कास्ट के आगे यादव हैं आप कास्ट में, आपका एडमिशन नहीं होगा, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये बात करना बहुत जरूरी है। हालांकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे फेमसली, उन्होंने कहा कि जाति कभी नहीं जाती, लेकिन जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सर डिसेबिलिटी को भूल जाते हैं, वुमेन रिजर्वेशन को भूल जाते हैं, हम जाति पर ही कंसोलिडेटेड आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन डिसेबल
उसके भी बहुत ज़रूरी है। वुमेन रिजर्वेशन ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के जो भाई हैं जो उनको एक्सोडस में निकाला गया उनके लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो इनका जो ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो सर ट्राइबल के लिए और ये सारे रिजर्वेशन तो ज़रूरी है, लेकिन सर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और जब डिस्कोर्स में आता है सर, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स जाति के लेवल पे आ जाता है। इसकी डिस्कोर्स जो है इन मुद्दों पे भी होना चाहिए सर। 2016 का डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। उनके बेसिस पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। ये चेंजेस नहीं होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन जो आपका क्या नाम दोस्त? मेरा विपिन। विपिन ने जो बात कही वो उसको भी आप लोग को समझना चाहिए कि जो भेदभाव हो रहा है, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, वो ये देख करके नहीं चढ़ने दिया जा रहा है कि वो अमीर है या रईस है या क्या है, सरकारी नौकर है या किस में है। वो ये देख कर उसकी जाति के आधार पे हो रहा है। तो इस पे आप लोग इससे अगर समाज की सच्चाई है जाति, ये तो बिल्कुल, तो उसे गिनने में किसी को कोई समस्या नहीं है। समाज में कितने जानवर हैं, कितने इंसान हैं, सब की गिनती जब हो रही है, शेर का सर्वे होता है तो जब जाति इंसान सच गिनने में है क्या समाज समस्या की, है? तो गिनने में समस्या किसे और हो कल रही ही है? बाघ का सर्वे तो हर 4 साल में हो जाता है। हम इंसानों का तो 10 साल में धर्म भी के नहीं हो आधार रहा पे है। भी गिनतियां हो ही रही हैं। कल ही भैया कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अब समझ लीजिए वो मुख्यमंत्री बन रहे, लेकिन उनके लिए गालियां चलती थी। किस तरह से आपको भी सबको पता को मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ कि आरक्षण किसने, मतलब इस तरह की सोचिए 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनकी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके लिए जातिगत वो लगाए जाते थे, नारे लगाए जाते थे, तुम छुरा पकड़ो और नाई का काम करो। सोचिए उस तरह पकड़ने के लिए कहा जाता था। और सबसे पहले उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बात की थी। तो जब शोषित वर्ग का आदमी जब ऊपर पहुंचेगा तो शोषित वर्गों के लिए सोचेगा, जो पहले से ही वो आप सुन रही थी बहुत ध्यान से, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो इनका जवाब देना चाह रही थी जो इन्होंने कहा था भेदभाव वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। आज भी मैं तो दिल्ली की हूँ, जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ दिल्ली में तो वो लेवल का भेदभाव नहीं होता जो और स्टेट्स में होता होगा। आई एम वेरी श्योर वहाँ हो रहा है, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह हो रहा है। इसीलिए ट्राइब्स को और जो लोग पिछड़े वर्ग वाले हैं उनको दो, जहाँ पे भेदभाव है वहाँ दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे थे, दिल्ली मुद्दे की बात कर रहे थे, और यहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो भाई की बात एकदम ठीक थी। डिसेबल लोग हैं, वुमेन्स है, ऐसे ऐसे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, ना कि उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन। मैम दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में मैंने रूम लिया नेहरू विहार में, वहाँ पे डायरेक्ट जाति पूछी गई, 2 बार नाम पूछा गया, मेरा 2 बार नाम पूछा गया। धर्मेंद्र कुमार बोला, मैंने धर्मेंद्र कुमार के आगे क्या, पीछे क्या, आगे क्या, किराया रूम लेने के लिए। मैं नेहरू विहार डी ब्लॉक में मैं भी भुक्तभोगी हूँ। यहीं कमला नगर एक जगह पड़ता है, तो मैं अपने मित्र के साथ कमरा लेने गया, तो वहाँ मेरे से नाम पूछा गया। तो मेरे मित्र का नाम था अंकित, तो उसे आगे पूछा क्या है, तो बोला अंकित राज, क्योंकि बिहार में हमारे यहाँ राज लगाने का एक प्रचलन हो गया है। उसके पिताजी का नाम पूछा गया, तो उसने बस राजकुमार बताया। उसके बाद आगे जानना चाह रहा था, तो लास्ट में उसने बताया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसने जाति देख के फिर उसने कहा कि चलो आप हमारे ढांचे में बैठते हो, चलो आपको ले लिया जाएगा। ये सर ये रिलीजियन लाइंस पे भी है, रिलीजियन लाइंस पे भी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी है, उनको यहाँ कमरा देने में लोग डरते हैं सर। यहीं आप विजयनगर चले जाइए, कमला नगर चले जाइए, यहाँ पे ये सच्चाई है सर। और हम ये मान के आते हैं कि हम विश्व की और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, ओपन फ्री स्पीच हमें मिलेगी, आर्टिकल 19 का पालन होगा यहाँ पे। लेकिन सर जैसे ही हम आते हैं, सबसे एक तो यहाँ पे हॉस्टल की असुविधा है सर। हम लॉ फैकल्टी में 10,000 छात्र हैं, और सर यहाँ पे जितने भी हॉस्टल हैं कुल मिला के 50-60 सीट्स भी नहीं है लॉ फैकल्टी में। तो सर ये सारे मुद्दे हैं। बस 10 सीट है, और वो भी जितने भी सब मिला के देख लिया जाए तो इतनी पैथेटिक हालत है सर यहाँ पे। सर जब मैं 2022 में फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आया था, तो मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे। तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं, तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया था। ये चीज़ अभी भी चली आ रही है। अब कहीं भी जाइए, अब कहीं भी जाइए, नाम बोलिए क्या टाइटल, मतलब बताइए। वो लड़का मेरे साथ रह रहा था, वो अच्छा से, उसके पिताजी मेरे साथ कैसे किए। अब लोग बोलते हैं कि जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब भेदभाव जात के आधार पर, जब हम जात के आधार पर आरक्षण ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जॉब जब हमें मिलती है, एडमिशन होता है, उस टाइम पर हम बड़े गर्व के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र उसमें लगाते हैं कि ठीक है हम इस जाति से हैं, हम पिछड़े वर्ग से हैं, हम इस ट्राइब से हैं। पर जब समाज में चलते फिरते हुए हमारे साथ ये चीजें हो रही है, तो फिर हम क्यों मुझसे मुकर रहे हैं? अगर मैं जनजातीय समाज से आती हूँ और मैंने अपने क्या बोलते हैं जनजातीय होने के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, तो फिर मैं कल को रोड
कोई मुझे बोले ना तुम तो जनजाति हो तो मैं उससे मुकर नहीं सकती हूँ और ना ही मैं उस पर नहीं टिप्पणी नहीं, एक करूंगी। मिनट, सरकार को चाहिए कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम गाला में बांध लेते हैं कि हम एसी से बिलोंग करते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? तो आपने एडमिशन तो दे, अगर आपको खुद को एससी बोलने में शर्म आ रही है तो आपने नहीं, शर्म की बात नहीं है। ये शर्म की दिल्ली विश्वविद्यालय, एक सेकंड में बात शर्म सुनिए। की बात नहीं है। नहीं, मैम के बात को जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम फायदा गाला उठा रहे हैं, तो अगर हम उसे महसूस भी कराया जा रहा है तो गलत नहीं है मेरे में। देखिए अभी देखिए मेंटालिटी कैसा है। अब मानसिक आप सोच सकते हैं क्या है मेंटलिटी है इनकी, माइंडसेट। दिल्ली विश्वविद्यालय, नहीं, एक बात मैं जानना चाहूंगी, आपका एक मिनट, आप कभी जॉब के लिए एग्जाम अप्लाई करने जाते हैं तो जैसे आपने बोला आप एससी समाज से हैं, तो क्या आप अपना एससी का सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगाते हैं? लेकिन ये कहते हैं ना कि गांव में ये लोग हमारे साथ नहीं बैठते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल, इसी ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैम का सवाल के जवाब में अगर एक्सेप्ट करना इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। एक मिनट, पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में जातिगत गणना इतनी जरूरी, जातिगत भाव भेद इतना हो रही कि किसी भी हॉस्टल में देख लिए, किसी में जातिगत जो है हम लोग के साथ भेद, किसी हॉस्टल में जाकर देख लिए हम लोग के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं है। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर देख लिए, किसी हॉस्टल में लिए आरक्षण लागू नहीं है। यहाँ तक अभी तक भेदभाव हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैम ने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास ना मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं किस जात में पैदा होऊंगा, मैं एसटी पैदा होऊंगा कि एससी पैदा होऊंगा, तो ये हमको अवार्ड या किसी लिए अवार्ड हो सकता है, लेकिन किसी का जोर नहीं है ना। तो ये इनकी बात ये कहाँ तक की जायज़ है कि मैं मुझको ये करना चाहिए? वो तो हमको, अगर हम पीछे हैं, अगर हम क्या चीज़ तब भी जैसे मान लीजिए, अब जैसे भाई ठीक बात है और सब कुछ स्वीकार किया जाता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कैंपसेस में जहाँ नैरेटिव फैल रहा है वहाँ आते हैं, वहाँ पे हमें भी ब्राह्मण होने के लिए गालियाँ पड़ती ना, हमारा बस नहीं है ना, हम पैदा हुए ब्राह्मण। अभी अभी पिछले ही हफ्ते की एक बात बता दूं, एक हमारे सीनियर, ये जहाँ से हम पढ़ के आए वहाँ से थे, जेएनयू में थे, वहाँ 3-4 लड़कियों ने घेरा वहाँ पर, और समाजवादी छात्र सभा की मैं नाम नहीं लेता हूँ, वहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने कहा वहाँ जेएनयू की थी, उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। तो ऐसे अगर बयान दिए जाते तो हमारा भी तो जोर नहीं है। हम पूरी संवेदनाएं रखते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम प्रयास करें कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को ये सब क्रिएट की गई थी ये चीज। एक चीज मैं कह देता हूँ कि जाति के आधार पे किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो और चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो एक ह्यूमन स्पीसीज हैं, और हमको उस आधार पे अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत छोटे समय के लिए, बहुत ब्रह्मांड का जो इतना लंबा कालखंड, उसमें बहुत कण भरा है हम लोग का जीवन, तो उसके बिल्कुल कोई इस पे तो किसी का जोर नहीं ना। ये भी जोर नहीं कि कौन महिला पैदा होगा, कौन पुरुष पैदा होगा, कौन ट्रांस पैदा होगा, उस आधार पे भी किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे किसी को इस तरीके से कहना कि इनको हम बैठने नहीं देते थे, या इस तरीके से कहना कि तुम फलाने जाति को तो तुमसे नफरत करने के लिए काफी, यही तो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है ना कि स्टूडेंट हैं जो आने वाली पौधे हैं। जाने के बाद यहाँ से जब हम आएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद जब हम वापस अपने घर लौटेंगे तो यही सब चीज़ तो चेंज करना है। इसीलिए तो हम यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं। और क्या, अगर हम लोग भी चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम में और जो गांव में रह रहा है, वो कोई भी अनपढ़ हो, जिस तरह का भी इंसान हो, उसकी जो भी मानसिकता, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, अगर हम उसको नहीं चेंज कर पा रहे तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। रही बात ये पढ़ाई लिखाई, और रही बात जो एक बात संवेदना की, किसी को किसी की संवेदना की जरूरत नहीं है, समानता की जरूरत है ना। सब लोग एक और बात, ये भाई थोड़ा आप अपना नाम बताइए, आदित्य, पूरा नाम बताइए। आदित्य यादव। आदित्य, ये भाई समाजवादी छात्र सभा से। अरे भाई हम समाजवादी, हम झारखंड से आते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके सामने आपको एक बार नाम नहीं, आपको एक लाइव एग्जांपल मिला। अगर कोई भी, मैं अपना कास्ट, एक मिनट, नहीं ऐसे मत खींचो, पहले पूरी बात सुनिए।
मेरा सुनो बहुत जूनियर हो तुम, ठीक है, बहुत जूनियर हो। तो यादव सारे होगा, समाजवादी होगा, ये कौन सा मतलब? मैं प्रजापति हूँ, मेरी कौन सी जाति है? पहले बात को पूरा करने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यादव हैं इसलिए समाजवादी से हैं। ये पहले इनसे पंडित है तो भाजपा को क्या बोला इन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ आते हैं। देखिए पहला नंबर तो जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का बात हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन अब लोग गांव से उठ के शहरों में जाने लगे हैं। शहर में जाने के बाद ब्राह्मण भी कटिंग का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी क्या नाम है, चाहे अन्य और अन्य, एक मिनट, अन्य हम नहीं बोल रहे हैं, एक मिनट पहले बोलने दीजिए। अन्य लोग भी क्या है कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ब्राह्मण मैं खुद ऐसा मेरा जेएनयू में एडमिशन के लिए मेरा 255 नंबर आया था, लेकिन मेरे को और एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अपर कास्ट से हूँ। इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एसटी से वो मेरा प्रिय मित्र है, अभी भी मैं उसके यहाँ जाता हूँ, साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका 165 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। एक से रुको, दोस्त आरक्षण एक मिनट देखो। एक चीज, पहली चीज ये कि तुम अभी भी उसके साथ खाना खाते हो, उसमें कोई महानता नहीं है तुम्हारी, ठीक है? मेरी बात सुनो। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो आरक्षण का जो भूमिका है वो जो है रोजगार चलाओ योजना नहीं है, बिल्कुल वो वंचित तबके को रिप्रेजेंटेशन देने का। एक सेकंड सुन लो, मेरी बात सुन लो। ये जो बात आपने कहा ना कि मेरा नंबर ज़्यादा आया उसका कम है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है ना। उसमें भी कई ऐसा नहीं कि जो है व्यवस्था उसमें पूरी सब कुछ सुचारू रूप से सही है, उसमें भी बहुत सारे विद्वान हैं जो बताते हैं कि ये खामियां, इसको ठीक होना चाहिए और अंत्योदय जिसको कहा जाता है आखिर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है ना कि आप किस परिवेश से आए और वो व्यक्ति किस परिवेश से आ रहा है, उसको जोड़ने की है। तो ये इस भाव से के साथ कभी नहीं आना चाहिए कि मैं उसके साथ खाना खाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं उसके साथ खाना खाता हूँ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने वहाँ भाई का कहना बहुत सही है। ये मान लीजिए, सुनिए एक मिनट, मैंने खंडन किया है उसका कि मैं ये महानता नहीं दर्शा रहा हूँ, मैं अपनी समरसता दिखा रहा हूँ कि अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे अंदर समरसता का भाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को इस प्रकार से घेरा जाएगा तो ये अनुचित है। देखिए अब व्यवस्था बदल चुकी है। एक मिनट, यहाँ एबीपी का ही कुछ बात बताते हैं। कुछ टाइम पहले ही इलेक्शन हुआ है, यहाँ कॉलेज इलेक्शन हुआ है। कॉलेज इलेक्शन में इतना हद तक जातिवाद हो गया है कि यहाँ सुप्रीम जीन का कॉन्सेप्ट चल गया है कि जो यहाँ ऊपरी कास्ट का है तो उसके पास सुप्रीम जीन है, अगर तुम किसी छोटे कास्ट के साथ जा रहे हो तो तुम्हारे जीन में डिफेक्ट होने लगेगा। और एक बात बता दूं, मैं अभी दिल्ली आप क्या कह रहे हो? ऐसा इन्होंने कहा था ना, देखो आपने ना लाइव कैमरे पे ना बातों को ट्विस्ट कर दिया आपने। जो नहीं, भैया भी आप ही कास्ट से है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला उस चीज़ को किया, यही चीज़ें बदलेगी। सुनो आप मेरी बात, ठीक है? आप हो गए ना जूनियर हो गए, मैं भी यहाँ सुपर सीनियर हूँ, ठीक है? जब चीज़ें बोल रहे हैं ना, हमने भी बहुत कैंपस देखा। भैया करने की जरूरत नहीं है, सुनो करने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपर कास्ट से आता हूँ, ठीक है? नहीं जरूरत नहीं है यार, जरूरत नहीं है। बात ये है ना जब इक्वलिटी जब सामने वालों को दिखेगी ना कि वो इको फ्रेंडली हो रहा है या बर्डन या प्रेशर पे हो रहा है, सोशल इन्फ्लेशंस लेकर आप चीज़ों को यहाँ हीरोइज्म कर लोगे, लेकिन पर्दे के पीछे आप ही की पार्टी, ठीक है? मैं नहीं बोला, आपने नाम बताया अभी किसी का, ठीक है? मैंने नाम नहीं बताया। उसमें क्या होगा ना, क्या, अरे यार नहीं बोलना है मुझे ना, राजनीतिक बातें। वो भाई साहब अच्छे से बोल रहे थे राजनीति क्या है, मुझे राजनीति में नहीं जाना। मैंने बस यही कहा कि जब आप एक हाथ को पकड़ोगे ना तो सामने वाला भी दूसरा हाथ पकड़ेगा। जब आपके कमियां और खामियां दिखोगे ना, एक हाथ से कुछ नहीं होता, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है जो चीज़ें हम जी रहे होते हैं। आपको वापस उसी समाज में जाना है, लेकिन यहाँ से क्या लेकर जा रहे हो और वहाँ क्या बदलोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू भैया। ठीक है, बहुत लंबी बातचीत हो गई, अब जो है हम लोग ठीक है सबकी बात। हाँ, क्या कि यहाँ पहले 2022 तक जब भी रिजर्वेशन के थ्रू अगर एडमिशन होता था तो यहाँ बताया जाता था कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे हुए हैं। वो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई है और ये धीरे धीरे करके ड्यू के हर एक कॉलेज से खत्म की जा रही है। तो निकलवाएंगे भाई, टाइम लगेगा। जो प्रोसेस बंद हुआ है कैंपस से, तो उसे धीरे धीरे शुरू कराया जाए। मेरे विभाग ने दिया है, मेरे विभाग में अगर यूआर में क्वालिफाई हो रहा है कोई अदर कैटेगरी का या किसी भी कैटेगरी का, तो मेरे विभाग ने दिया है। मैं फिलोसफी डिपार्टमेंट PhD कर रहा हूँ और सब ने किया दिया।
क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। इतनी बातचीत हुई यहाँ पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हम एक डेवलप्ड इंडिया के थिंक रखते हैं। तो डेवलप्ड इंडिया की कैपिटल कैसी होगी? पोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी। हम यहाँ पे 2 साल से, ऐसा लगता है मैं हरियाणा से आता हूँ, कि यहाँ पे आके किसी जेल में आ गए हैं। पानी नहीं मिल रहा, पोल्यूशन नहीं मिल रहा, इन चीज़ों की बातें कोई नहीं कर रहा। सब 100 दे दो, 200 दे दो, 1000 इनको दे दो, फ्री ये कर दो, फ्री वो कर दो। तो कैपिटल हमारी कैसी होगी ये सोचना ज़रूरी है, ये मेन इशू है। और अगर रिजर्वेशन की बात कंटिन्यू हो रही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का खुलेआम वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे ओबीसी की जितनी प्रतिशत जो 27 रखी जाती, SC ST की रखी जाती, उसको कर्ब किया जा रहा है ना, उसका खुलेआम वायलेशन हो रहा है। और वो सब सीटें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से दूसरों को दे रही है, ठीक है। यहाँ पे जो पहले अभी बात बोले कि वो नंबर नहीं निकाल रही है, ठीक है। अगर ओबीसी का कट ऑफ 150 आ रहा है तो ओबीसी के बच्चों को लेना 150 से स्टार्ट नहीं कर रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर रही है। तो खुलेआम यहाँ 2022 में हमारे अब बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कौन कैटेगरी से कितने स्टूडेंट आए हैं, और अपने मनमानी तरीके ऐसे। एक मिनट, मेरी एक सिस्टर है, वो ऑर्फन है, ठीक है, वो कजन है, कजन। तो उसमें क्या हुआ कि मैं इधर आया, डिपार्टमेंट में बात की उनसे, तो उन्होंने मतलब उन्हें एडमिशन ही नहीं दिया। फिर मैं इधर चक्कर काटता रहा, वो बल्कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये नियम है एक जजमेंट के थ्रू के 2% सीटें ऑर्फन के लिए रहेंगी, लेकिन उसे सीट नहीं दी। जब मैं उधर गया, चक्कर काटा, जब उन्होंने दिया है, और SC कैटेगरी को, अब बताओ कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने तरीके से फिल कर लेते हैं सीटें, किसी को देने ही नहीं है। ये सारे आरोप है बहुत रोक दिया गया है कि कैंपस में मीडिया नहीं घुसेगी, जो भी ऐसे है। तो आप, हमको लग रहा है काफ़ी टाइम बाद आप एक ऐसा इंसान है जो इसे फ्रीली आप यहाँ के कंटेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आता रहूँगा और आने की इजाज़त मिलती रहेगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए, मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत हुई, दिल्ली चुनाव से लेकर के जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर। आप लोग इस पूरी बातचीत पे क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ यानी गुप्ता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।